इस वीडियो में हम लोग थायोफिन का स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी और इसका प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक, पहले स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी देखते हैं। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ थायोफिन, ये थायोफिन का मॉलिकुलर फार्मूला होता है। अब इसके हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए। कार्बन का टेट्रावैलेंसी और सल्फर का बाइवैलेंसी होता है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर, एक अनुमानित स्ट्रक्चर बना लिए। आप लोग देखेंगे कि जितना भी एटम्स हैं इस रिंग के अंदर, कार्बन या सल्फर, सभी कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दूसरा साइक्लिक है। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये क्या हुआ, प्लेनर है, यानी साइक्लिक है फिर प्लेनर है। अब अगर इसमें हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस पे है। इसका मतलब है कि ये हकल्स रूल को फॉलो करता है और ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। अब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी ये रेजोनेंस शो करेगा और रेजोनेंस हाइब्रिड ही इसका फाइनल स्ट्रक्चर होगा। थायोफिन का अगर रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग को पता करना हो तो सबसे पहले ये दिखाएंगे कि ये रेजोनेंस किस तरह से शो करेगा, उसी के हिसाब से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये है थायोफिन का स्ट्रक्चर जो कि हम लोग इसको कंसीडर करके यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे सल्फर पे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर अपने डोनेट करेगा यहाँ पे, और ये सल्फर कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा पाई बॉन्ड बना था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पे आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इसमें नेगेटिव चार्ज हो गया, सिंपल। और यहाँ पे ये जैसा था वैसा ही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उठ करके यहाँ जाएगा और ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा पाई बॉन्ड बना था, ये उठ करके इस कार्बन पे आ गया, यानी यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड जैसे का तैसा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये सल्फर और इस कार्बन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, और ये तो जैसा था वैसा ही। अब लेकिन ये जो सल्फर और कार्बन के बीच में था, ये उठ करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और सल्फर में पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये उठ करके यहाँ पे जाएगा और ये उठ करके इस कार्बन पे आएगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और ये सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम फिर से इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये सल्फर और देखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से उठ करके यहाँ आया, यानी इस तरह से आया, और यहाँ पे जो इस कार्बन और यहाँ पे सल्फर पे था, ये दोनों उठ करके आ जाएगा सल्फर पे, और सल्फर पे आ गया लोन पेयर, और जैसे था वैसे ही हम लोग को स्ट्रक्चर मिल गया। लोन पेयर है सल्फर पे, ये इस तरह से डीलोकलाइज होता रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग जैसे बेंजीन को शो करते हैं इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हम लोग को मिल गया, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ थायोफिन। यहाँ तक ठीक है। हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको देखते हैं। द डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ सल्फर थ्रू कंजुगेशन सजेस्ट दैट द थायोफिन मॉलिक्यूल शुड हैव प्लेनर जियोमेट्री। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड सल्फर इन थायोफिन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो लोन पेयर है सल्फर का, ठीक, ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह, लोकल नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, यानी डीलोकल है। तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये बताता है कि जो सल्फर मॉलिक्यूल्स है ये कैसा है, प्लेनर ज्योमेट्री। इसका थायोफिन मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर ज्योमेट्री का है, और ये तभी में पॉसिबल है जब इसके अंदर के एटम जैसे कि कार्बन एंड सल्फर ये कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तभी क्या होगा, प्लेनर जियोमेट्री होगा थायोफिन का। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम फॉर्म, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो क्या बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा नेबरिंग एटम से। मतलब इस कार्बन पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है नेबरिंग एटम से, कार्बन से सल्फर से। 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन एटम से, कैसे हाइड्रोजन एटम से भी 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। चलिए इसको हम लोग शो नहीं करते हैं। ठीक, अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है वो क्या रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। मतलब कार्बन का क्या होता है, 2s2 2p, इसका तो 1s2 2s2 और 2p 2 इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2s2 और 2p 2
इस तरह से कार्बन का हो गया ग्राउंड स्टेट में। अब अगर ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे p ऑर्बिटल पे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ से एक और यहाँ से एक। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp2, यानी एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, एक ये और 2 p। तो यहाँ से हम लोग को मिला ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसके थ्रू हम लोग इसका बॉन्ड को समझने का कोशिश करेंगे। अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से मान के चलिए हम इस कार्बन पर अगर देखेंगे तो ये एक कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाया, और एक सल्फर से सिग्मा बॉन्ड बनाया, और एक किससे बनाएगा, ये हाइड्रोजन से। ठीक, अब ये जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइजेशन, मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग इस तरह से शो कर दिए हैं, प्रत्येक कार्बन में कितना है, एक। अब तीसरा पॉइंट है, द sp2 hybridized orbital of sulfur form 2 sigma bond with 2 carbon atom. Third sp2 hybridized orbital of sulfur accommodate lone pair. Unhybridized p orbital of sulfur contain 2 electron. यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है सल्फर कार्बन के साथ, और ये जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे या p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से समझने का कोशिश करते हैं। ये सल्फर है, सल्फर का होता है 16, यानी 3s2 और 3p4। इसका यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी s2 और ये p4। यहाँ से हम लोग इस साइड से भरेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख दिए। अब यहाँ पे जब सल्फर एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो यहाँ से s ऑर्बिटल से निकल करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पे सल्फर का भी, तो यानी एक s और 2 p ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया यहाँ पे मिल जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें क्या होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। और ये है, ये कैसा होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। अब इसमें से देखेंगे सल्फर का हम लोग कि कौन सा कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड बनाया ये कार्बन से, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाया कार्बन से, और तीसरा है ये लोन पेयर रखा है। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग नहीं शो करेंगे। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही लोन पेयर के रूप में यहाँ पे होगा, और यही वो इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, जो कि कंजुगेशन पे या रेजोनेंस पे भाग लेगा, और ये वाला कभी भी भाग नहीं लेगा। क्यों, हाइब्रिडाइजेशन में जिसने भी हिस्सा लिया वो कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, इसलिए हम लोग इस वाले को यहाँ पे इस तरह से लिखें। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड सल्फर फॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द पेंटागोनल रिंग ऑफ थायोफिन। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन या सल्फर में, ये क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे अबव एंड बिलो द पेंटागोनल रिंग ऑफ थायोफिन। इसको हम लोग इस तरह से दर्शा देते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग को मिल गया कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसका देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ थायोफिन। थायोफिन को हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। तो पहला यूज करेंगे हम लोग पालनोर सिंथेसिस। इसके द्वारा हम लोग इसका डेरिवेटिव्स ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हेक्सेन 2,5 डाइऑन है, इसको P2S5 के प्रेजेंस में हीट करेंगे। इसके प्रेजेंस में या इससे हीट करा रहे हैं तो यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा थायोफिन का डेरिवेटिव्स, जिसका नाम होगा 2,5 डाइमिथाइल थायोफिन। इसका नाम हुआ 2,5 डाइमिथाइल थायोफिन। ठीक, अब दूसरा मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड कि इंडस्ट्री में हम किस तरह से थायोफिन का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एसिटिलीन को
और हाइड्रोजन सल्फाइड के मिक्सर को एक ट्यूब के थ्रू पास करते हैं जो कि होता है एल्यूमिना Al2O3 और इसका हीट होता है 673 डिग्री केल्विन। यहाँ पे इसको पास करते हैं तो यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट करके यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे ये सल्फर के साथ ये बॉन्ड बनता है। ये जो तीसरा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, ये इस तरह से बॉन्ड टूट करके थायोफिन का हम लोग को थायोफिन मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का है फ्रॉम ब्यूटेन। ब्यूटेन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थायोफिन का निर्माण कर सकते हैं। ये ब्यूटेन है, इसको 4 मोल ऑफ या 4 मोलिक्यूल सल्फर का 4 मोलिक्यूल से हीट कराएंगे 23 डिग्री केल्विन पे, तो हम लोग को मिलेगा थायोफिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़। हम लोग दिए हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, क्या वो C3 पे अटैक करेगा या C2 पे अटैक करेगा। यहाँ पे हम लोग C2 पे लिए हैं। ठीक, कार्बन नंबर 3 पे इस पोजीशन पे हम लोग अटैक करा के देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कब अटैक करेगा, जब इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होगा। इसको इलेक्ट्रोफाइल को देने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर, वैसा स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, ये इलेक्ट्रॉन लवर हो, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ करके इस पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, उसी से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच होगा। और ये जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसा था ये वैसा ही रहेगा यहाँ तक। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर, ये इसको यहाँ पे डोनेट करेगा और यहाँ पे ये बन गया ये इस तरह से क्या डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अब इस वजह से सल्फर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके बाहर जाएगा और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे छोड़ करके जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये जो सल्फर है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये लोन पेयर फिर से आ गया। ठीक, हाइड्रोजन बाहर निकला, इस कार्बन पे बीच में डबल बॉन्ड बना और सल्फर जो इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड बनाया था इसको खींच लेगा, 2 लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं C2 पे, C3 पे देख लिया, अब देखते हैं C2 पे, यानी इस पोजीशन पे अटैक करेगा और इस पोजीशन पे तब अटैक करेगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन कहाँ मिलेगा, ये जो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन था जिसके वजह से ये दोनों ये पाई बॉन्ड बनाए हैं, ये पाई बॉन्ड, तो इस दोनों को ये खींच लेगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसी नेगेटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। ठीक, और इस पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये एज इट इज। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये निकल करके जाएगा यहाँ पे और ये दोनों पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज सल्फर इसके साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये जैसे था वैसे ही। अब इस वजह से सल्फर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब इस कार्बन और इस पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा, क्योंकि ये सल्फर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो इसको डोनेट किया था यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के लिए, ये दोनों को अपने ओर खींच लेगा और दोनों यहाँ पे मिल गया इसको लोन पेयर इसका। अब देखते हैं कि इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है। जब C3 पे अटैक करेगा तब मोस्ट स्टेबल एक इंटरमीडिएट मिल रहा है, या जब C2 पे अटैक करेगा तब मोस्ट स्टेबल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट फॉर्म मिल रहा है और यहाँ पे 3 इंटरमीडिएट फॉर्म मिल रहा है, यानी यहाँ पे मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा पोजीशन C2 पे अटैक करेगा। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। पहला हेलोजिनेशन हम लोग ब्रोमीन से कर रहे हैं और आयोडीन से कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, डायोक्सेन्स के प्रेजेंस में। तो जब ब्रोमीन से करेंगे तो यहाँ पे ये थायोफिन है, इसके ये दोनों साइड पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और इसका नाम होगा 2,5-डाइब्रोमोथायोफिन। ठीक, और जब आयोडीन से करेंगे तो सिर्फ एक ही साइड में होगा और इसका नाम होगा 2-आयोडो
थायोफिन। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दूसरा नाइट्रेशन, सल्फेशन और फ्रेडर-क्राफ्ट एसाइलेशन। नाइट्रेशन डायरेक्ट इससे नाइट्रेशन नहीं होता है। पहले HNO3 को हम लोग एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को मिलता है एसिटाइल नाइट्रेट। इसका नाम एसिटाइल नाइट्रेट है। और वही एसिटाइल नाइट्रेट को थायोफिन से हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा 2-नाइट्रोथायोफिन। यहाँ पे 2 पे नाइट्रोथायोफिन। सल्फोनेशन करेंगे तो कौन H2SO4 यानी कंसनट्रेशन H2SO4 को, और यहाँ पे कोल्ड, ठीक है, उसको रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड। अब ये फ्रेडर-क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ पे थायोफिन है, इसको डायरेक्ट एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं H3PO4 के प्रेजेंस में, तो हम लोग को मिलेगा 2-एसिटाइल थायोफिन। इसका नाम है 2-एसिटाइल थायोफिन। अब इसका रिडक्शन करेंगे अगर थायोफिन का H2 या रिडक्शन करें प्लेटिनम के प्रेजेंस में तो थायोफेन मिलेगा। थायोफेन, टेट्राहाइड्रोथायोफिन, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोथायोफिन, इसको थायोफेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ थायोफिन चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।